नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र यूपी पीसीएस के लिए, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है यूट्यूब पर। तो साथियों, हम कवर कर रहे थे भारतीय दर्शन, जिसमें हमने भारतीय दर्शन को तो पूरा देख लिया, जिसमें हमने देखा न्याय वैशेषिक, और उसके बाद में सांख्य योग, और सांख्य योग के बाद में हमने देखी मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और हमने दो तरीके के दर्शन देखे थे, एक देखा था आस्तिक, दूसरा नास्तिक। तुमने आस्तिक दर्शन ये जो 6 बताई है षड दर्शन, और जो नास्तिक दर्शन थे उसमें हमने देखा बौद्ध, जैन और बौद्ध, जैन और एक वो कौन सा ऋषि नाम देखा निकल रहा है मेरे दिमाग से, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन, ये तीन देखे हमने नास्तिक में। उसके बाद हमने देखा भगवत गीता की फिलोसफी देख ली थी। इन दिनों को कवर कर लिया था हमने, मतलब भारतीय दर्शन देख लिया। अब हम भारतीय विचारकों पर शिफ्ट हो गए हैं। तो भारतीय विचारकों में पहले हम गांधी को कवर कर लेते हैं। गांधी को यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक और अलग नहीं पढ़ाना था आपको। हमने जब वैल्यू का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पर देखा था कि महान विचारकों से क्या सीखा, हमने क्या सीखा जाए, महान विचारकों या दार्शनिकों से सीख। वहां पर भी हमने गांधी को देख लिया था, अम्बेडकर को देख लिया था, परंतु फिर भी एक बार यहाँ रिवीजन करा देता हूँ आपका। वैसे मैंने आपको कवर वहां करा दिया था स्टार्टिंग पॉइंट में ही। क्या होता है, या तो फिर हम वहां नहीं कवर कराते तो आपको यहाँ कवर करा देते हैं, और यदि यहाँ कवर करा रहे हैं कराते हैं तो फिर वहां नहीं कराते हैं। मतलब घुमा फिरा कर एक जगह ही एक बार कराया जाता है, बार बार चीजों को नहीं कराया जाता। फिर भी कुछ चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो हो सकता है आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और यदि कुछ चीजें छूटी होंगी तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, महात्मा गांधी पर आते हैं तो लिखिए, इनका कोट से शुरू कर देते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, गांधी को यदि आपको पढ़ना है तो इनकी 3 से 4 कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एकदम आपको एकदम उंगलियों पर हाथ कर तुरंत आना चाहिए। पहला तो अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। दूसरा इनकी धर्म की फिलॉसफी, अहिंसा, धर्म की फिलॉसफी। और इनके फिर इनके सिद्धांत देखिए कि इन्होंने क्या क्या भारतीय राजनीति में नैतिकता के लिए मानक सिद्धांत बनाने की कोशिश की, जिसमें से इनका ट्रस्टीशिप सिद्धांत देख लीजिए, और क्या देख लीजिए, इनके नैतिकता के विचार देखिए, इनके 7 सिंस देखिए, 7 पाप की संकल्पना देख लीजिए। ये सब चीजें हमको देखनी है, ठीक है। और क्या देखना, पंचायती राज की संकल्पना टाइप देखिए, पंचायती राज टाइप की जो एक संकल्पना थी वो भी गांधी की देख लीजिए। ग्राम ग्राम स्वराज, सर्वोदय की संकल्पना, ये सब चीजें आपको एकदम पॉइंट में तुरंत याद आनी चाहिए, जैसे गांधी जी का नाम लिया जाए, क्लिक होनी चाहिए आपके माइंड में ये सब चीजें। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर गांधी जी को इन्हीं टर्म में मैक्सिमम टाइम पे पढ़ा जाता है, परंतु यहाँ पर हम नैतिकता के परिप्रेक्ष्य पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वो बातें आपको केवल बता रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं। लिखवाएंगे वो चीजें जो नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, शुरू करते हैं। तो लिखिए, कोट से शुरू करते हैं। जो परिवर्तन, देखिए, जो परिवर्तन आप विश्व में लाना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप विश्व में लाना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप विश्व में लाना चाहते हैं, वह पहले स्वयं में देखें, वह पहले स्वयं में देखें। गांधी जी के बचपन की एक कहानी है। एक बालक गांधी जी एक बालक अपनी माँ से हट कर रहा होता है कि उसे चीनी खानी है, मीठा कुछ खाना है। गांधी जी कहते, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो गांधी जी पहले ऐसा नहीं कहते हैं, गांधी जी पहले स्वयं जाकर घर में अपनी मीठी चीजों की जो प्रति जो आकर्षण था उसको कम करते हैं, समाप्त करते हैं। तत्पश्चात जाकर के वे उस बालक को समझाते कि देखो बेटा, मैंने भी ये चीज छोड़ी तो आप भी ये चीज कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप विश्व में लाना चाहते हैं वह आप पहले स्वयं में देखें। ये गांधी जी की फिलॉसफी थी। और क्या, सामाजिक समझौते के लिए इन्होंने 7 पाप की संकल्पना दी। तो लिखिए, इनका यही मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये मैंने आपको वहां नहीं पढ़ाया था। सामाजिक समझौते के लिए, तो इन्होंने सामाजिक समझौते के लिए 7 पाप की संकल्पना।
गांधी 7 पापों की संकल्पना। एथिक्स जो पढ़ रहा है उसको ये संकल्पना याद होनी चाहिए। ये 7 पाप की संकल्पना है, मेरे सामने तो ये 7 नैतिक मानक टाइप के मान लीजिए आप इनको। वास्तव में ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको तो हर व्यक्ति को फॉलो भी करना चाहिए अपने निजी जीवन में, निजी सार्वजनिक सभी जीवन में। तो इसमें 7 पाप की संकल्पना में क्या है, अगर मैं ऐसे लाइन लाइन लिखूंगा तो यहाँ तक फिर जाके बोर्ड का फाउंडेशन कम हो जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस तरीके से बनाया जाता हूँ मैप टाइप का, माइंड मैप टाइप। ठीक है, तो ये पहली संकल्पना का बिना परिश्रम धन, बिना परिश्रम धन अर्जित नहीं करना चाहिए। जो बिना परिश्रम के धन अर्जित करता है सबसे बड़ी पाप है। ठीक है, और क्या, विवेक बिन सुख, विवेक बिन सुख, विवेक बिन सुख नहीं आता। और क्या, मानवता रहित विज्ञान, मानवता रहित विज्ञान, मानवता रहित विज्ञान। ठीक है, और चरित्र बिन, चरित्र बिन ज्ञान। क्या लगता है आपको, क्या केवल व्यक्ति को ज्ञान ही महान व्यक्ति बना सकता है? तो ज्ञानी तो कई लोग हुए ना, देखिए जाके इतिहास में हिटलर भी ज्ञानी था भाई, पढ़ा लिखा तो वो भी था ना। सेना में शामिल होना चाहता तो सेना में शामिल होने के लिए कोई मूर्ख या अशिक्षित व्यक्ति नहीं जा सकता, सेना में जा सकता शिक्षित व्यक्ति, पारंगत व्यक्ति। और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। तो चरित्र विज्ञान, जिसके पास चरित्र नहीं उसके पास ज्ञान है तो उसको कोई लाभ नहीं, गांधी जी के अनुसार ऐसी बात, मेरे अनुसार नहीं। सिद्धांत बिन राजनीति, सिद्धांत बिन राजनीति, बिन राजनीति, इसकी तो आज बहुत आवश्यकता है कि राजनीति में सिद्धांत होने ही चाहिए। एक नेता जब किसी विषय वस्तु पर अपने विचार प्रकट कर रहा है तो वो केवल अपने उस विषय वस्तु पर विचार प्रकट नहीं कर रहा, और राष्ट्र की प्रत्येक व्यक्ति विशेष पर विचार प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसके बोलने से पूरे राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी नेता को कुछ बिना समझे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। और क्या, नैतिकता बिना, नैतिकता बिना व्यापार। देखिए ना, मानवता रहित विज्ञान ये भी प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, नैतिकता बिना व्यापार ये भी प्रयोगात्मक नीति शास्त्र, लगभग चीजें प्रयोगात्मक नीति शास्त्र से टच होती नजर आ रही। और क्या, त्याग बिना धर्म, त्याग बिना धर्म, ये है महात्मा गांधी जी के 7 पाप की संकल्पना। तो ये आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है। तो याद कैसे करेंगे, जब 4-5 बार आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पढ़ा फिर बैठ के शांति से बैठे मेमोराइज कीजिए कि आज आपने क्या पढ़ा था, गांधी में कौन सी चीजें पढ़ी थी। आप याद करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड क्लिक करेगा, आज आपने ये चीजें पढ़ी थी। मेमोराइज करने का तरीका यही कि एक जगह शांति से बैठ जाइए और याद कीजिए कि आज आपने दिन में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के 7 पाप की संकल्पना ये तो हो गया कंप्लीट। और क्या गांधी जी में जोड़ सकते हैं, और चीजें भी लिखवा देता हूँ। बाकी चीजें मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में मैंने करा दी थी आपको, फिर भी चीजें यहाँ पर कराएंगे और कराएंगे, इतने में नहीं रुकना। लिखिए, एक कोट और लिखिए,
महात्मा गांधी कहते हैं मेरा धर्म सत्य व अहिंसा पर आधारित है। सत्य व अहिंसा, मेरा धर्म सत्य व अहिंसा पर आधारित है। मेरा धर्म सत्य व अहिंसा पर आधारित है। सत्य भगवान है, और अहिंसा उसे पाने का साधन है। और अहिंसा उसे पाने का साधन। क्या? मेरा धर्म सत्य व अहिंसा पर आधारित, सत्य भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। समझ रहे हैं ना? और लिखवा देता हूँ एक कोट, लिखिए। पवित्र पवित्र साध्य के लिए, पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो ये कोट आपको, इस कोट से क्या पता चलता है? गांधी जी आदर्शवादी विचारक है। इससे क्या प्रतीत हुआ? गांधी जी आदर्शवादी विचारक है। और अब लिखिए गांधी जी के नैतिकता पर विचार। लिखिए इसको, लिखिए गांधी जी के नैतिकता पर विचार। नैतिकता पर विचार लिखिए। तो भाई गांधी सामाजिक न्याय की तो बात, इनके पूरे कॉन्सेप्ट से ये तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही किसी को नहीं होनी चाहिए। गांधी जी सामाजिक न्याय के समर्थक ही थे। सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात करते, अहिंसा की बात की है। कुछ टेम्पलेट तो आप गांधी में यूं ही उठा करके रख सकते हैं, ठीक है। वंचित वर्गों के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति व्यापक संवेदनशील संवेदनशील दृष्टिकोण। खांसी के लिए मैं माफी चाहूंगा, मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लासेस बीच में नहीं हो पाई थी इसी वजह से, ठीक है। और स्वच्छता, स्वच्छता और क्या? पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता। और इनके विचारों से क्या चीज में देखने को मिलती? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, ये सभी इनके विचारों से नैतिकता के तत्व देखने को मिलते हैं। सत्य, ये सब चीजें इनके विचारों से देखने को मिलती है। और बताइए, कोट वोट एक और कोट है, और एक दो लिखवा दिए जाए, बाकी गांधी के लिए इतना काफी है। बाकी देखिए, ट्रस्टीशिप का विचार, सर्वोदय का विचार, और गुणों के जो इनके गुणों की बात की उनकी वो विचार, ये सब आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, वहां पर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में हम गांधी को पढ़ रहे हैं, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग मैंने देखा है कि वो गांधी को पढ़ाते पढ़ाते वो सब चीजें भी यहीं बताने लगते हैं, जबकि वो यहाँ का टॉपिक है नहीं, वो चीजें यहाँ की है नहीं। वो जो गांधी में चीजें बताई जाती वो है मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी जाती। समझ रहे हैं? तो एक चलिए एक कोड लिख लीजिए। स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है, बोल देता हूँ, लिखिए।
स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें, अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें, अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, और लोग बताइए, आ रही वॉइस? ऐसा है अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ना? आप गूगल मीट पहले वहां से हटिए, रिज्वाइन कर लीजिए। ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। हाँ, ये कोई समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, हाँ हाँ, इस तरीके से ऐसे रिज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, गांधी इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग बताइए, गांधी में और कुछ ऐड करना हो तो आप बताइए। पिछले डाउट हो गांधी से रिलेटेड तो वो भी पूछ लीजिए, वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर स्वामी विवेकानंद करते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, विवेकानंद जी। कोई डाउट नहीं, लगता है आप लोग आजकल पढ़ के आ रहे हैं किताब। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद पेशे से तो एक संत थे, पेशे से तो एक संत महात्मा थे, परंतु ये आधुनिक दौर के संत थे। उन्होंने काफी, मतलब कि ये समझ लीजिए, धर्म सुधारक या कहें समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाएगा बहुत अच्छे से। और भारत की प्रतिभा को विश्व में ले जाने का कार्य किया, भारत की भारतीयता को विश्व में तक पहुंचाने की बात, पहुंचाने का कार्य किया। मतलब जब ये शिकागो समिट में गए अमेरिका, तो वहां पर इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो पूरी समा बांध दी, पूरे विश्व ने सुना कि कोई वक्ता है जो भारत से आया है, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही निपुण संत थे और समाज सुधारक भी थे। और इन्होंने हमेशा समस्याओं पर ज्यादा कार्य, समस्याओं के समाधान पर कार्य किया, केवल समस्याएं दिखाई नहीं, समाधान भी बताए, और खुद भी उन पर बहुत अच्छे से काम किया। ये धर्म की बात भी बहुत अच्छे से करते थे। इन्होंने क्या कहा कि धर्म तब महत्वपूर्ण है जब कोई व्यक्ति आपके आसपास भूखा न सोए। धर्म का मतलब क्या है? सबकी समृद्धि होनी चाहिए। तो धर्म उनके लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि सब लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अब जिसके पास खाने पीने को नहीं, वो पूजा पाठ करेगी, काम काज करे। तो इनका कहना था कि जिसके पास पैसा, धन संपत्ति नहीं है, जो गरीब है, उनको जो अमीर लोग हैं उनको आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। इनका इनके विचार में तो ऐसा कहा जाता है कि दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, भारतीय दर्शन में धर्म की संकल्पना रिलीजन नहीं है। हाँ, रिलीजन अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। भारतीय दर्शन में धर्म क्या है? धर्म है सत्य, नैतिकता धर्म है भारतीय दर्शन में। तो इन्होंने सच्चे धर्म की बात करने की कोशिश की है। धार्मिक शिक्षक तो थे ही और रहस्यवादी थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये सब चीजें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कुछ लिखवाता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देता हूँ, कोट वोट वगैरह, मेन कॉन्सेप्ट बता देंगे, बस काम खत्म। विवेकानंद जी को आप पढ़ेंगे तो बन मत जाइएगा विवेकानंद जी। वैसे बन पालन तो करना ही चाहिए, कम से कम लोगों की आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए। क्या करूं, कोर आइडिया से शुरू करूं? कहाँ से शुरू किया जाए भाई? अद्वैत वेदांत के एक सिद्धांत से शुरू कर देते हैं। अद्वैत वेदांत, तो इन्होंने अद्वैत वेदांत में क्या बताया? सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है, सक्षम है। क्या सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है। सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है। जातिगत रूप से समानता की बात, जातिगत रूप से समानता की बात। और क्या विशेषाधिकारों के विरोधी थे। इन्होंने हमेशा विशेषाधिकारों का विरोध किया। विशेषाधिकार के विरोधी थे। तो ये तो है इनका अद्वैत वेदांत, जिनमें ये कहते हैं सभी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है और जातिगत रूप से समानता होनी चाहिए। इनके राष्ट्रवाद के विचार में क्या है वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रवाद, तो ये राष्ट्रवाद को कहते हैं कि एक देश के भविष्य को उसके लोगों द्वारा ही निर्भर, एक देश का भविष्य, एक देश का भविष्य उसके लोगों पर ही निर्भर करता है। उसके लोगों पर ही, एक देश का भविष्य उसके लोगों पर ही, एक देश का भविष्य उसके लोगों पर निर्भर करता है। उनका मानना था, उनका मानना था कि मानव निर्माण मेरा मिशन है। मानव निर्माण मेरा मिशन है, मेरा मिशन है। उनका मानना था मानव निर्माण मेरा मिशन है। इन्होंने सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद को बढ़ाया है। इन्होंने राष्ट्रवाद को किस रूप में बढ़ाया? इन्होंने राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक रूप में बढ़ाया। राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक रूप में बढ़ाया। तो ये तो इनके राष्ट्रवाद पर विचार थे। ठीक, और विचार पहले बोर्ड पर क्लियर कर देते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मेरे साथ ही लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखिए, इन्होंने बताया कि सफलता के लिए क्या, सफलता के लिए अनिवार्य, लिखिए कोड है, सफलता के लिए अनिवार्य तत्व सुचिता, धैर्य, सफलता के लिए अनिवार्य तत्व सुचिता, धैर्य,
अध्यवसाय तथा सर्वोपरि प्रेम है, तथा सर्वोपरि प्रेम है। तो सफलता के लिए क्या अनिवार्य तत्व है? तो शुचिता, धैर्य, अध्यवसाय तथा सर्वोपरि प्रेम, ये सब हैं सफलता के लिए अनिवार्य तत्व। और उन्होंने पश्चिमी और भारतीय संस्कृति के मध्य सेतु हेतु कार्य किया। चलिए लिखवा देता हूं मैं, पूर्व व पश्चिम, पूर्व व पश्चिम के मध्य सेतु का कार्य किया। सेतु किस तरीके से सेतु बनाया? तो इन्होंने अध्यात्म भारतीय अध्यात्म, दर्शन, जीवन शैली, दर्शन एवं जीवन, दर्शन व जीवन शैली, जीवन शैली को पश्चिम तक पहुंचाया। को पश्चिम तक पहुंचाया, ठीक है। तथा पश्चिम के विज्ञान प्रौद्योगिकी, तथा पश्चिम के विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पश्चिम के विज्ञान प्रौद्योगिकी व तार्किक जीवन शैली को, व तार्किक जीवन शैली को भारतीयों में, व तार्किक जीवन शैलियों को भारतीयों में ग्रहणशील बनाया। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय जीवन शैली को पश्चिम तक पहुंचाया तथा पश्चिम की विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा तार्किक जीवन शैली को भारतीयों में ग्रहणशील बनाया। समझ रहे हैं? इस तरीके से इन्होंने कार्य किया। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा पर भी इनके विचार देख लेते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा, तो शिक्षा क्या होनी चाहिए इनके अनुसार? समाज सेवा भावना। शिक्षा में क्या होना चाहिए? समाज सेवा भावना, समाज सेवा भावना। और क्या? त्याग की भावना होनी चाहिए। शिक्षा से क्या चीजें आनी चाहिए? त्याग की भावना आनी चाहिए, त्याग की भावना चाहिए। और क्या आना चाहिए? सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता। क्या ऐसा हो पाता है संभव? लगता तो नहीं है मुझे। देशभक्ति व राष्ट्रवाद। और क्या शिक्षा से आना चाहिए? देशभक्ति व राष्ट्रवाद, देशभक्ति व राष्ट्रवाद, देशभक्ति व राष्ट्रवाद। और क्या? साहस। और क्या? सृजनशीलता, सृजनशीलता। और क्या चीजें? चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज में सेवा भावना जागृत हो, समाज में त्याग की भावना आए, सर्वांगीण विकास हो समाज का,
और क्या आत्मनिर्भरता बढ़े व्यक्ति की, और क्या हो चरित्र का निर्माण हो, सृजनशीलता हो, साहस हो व्यक्ति में, और देशभक्ति व राष्ट्रवाद भी बढ़े शिक्षा से। शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए, समझिए। तो विवेकानंद में इतना ही काफी। कुरीतियों की तो ये आलोचना करेंगे ही, जितनी भी पुरानी कुरीतियां होंगी उन सबकी आलोचना करने की इन्होंने। आध्यात्मिक चेतना को जगाने की बात करते हैं, प्रयास करते हैं, सांस्कृतिक परंपरा पर गर्व का भाव होना चाहिए। चलिए एक पॉइंट लिखवा देता हूँ भाई। लोगों की आध्यात्मिक लोगों की आध्यात्मिक चेतना जगाने व अपनी संस्कृति परंपराओं व अपनी संस्कृति परंपरा पर अपनी संस्कृति परंपरा पर गर्व का भाव पैदा करना, गर्व का भाव पैदा करना, गर्व का भाव पैदा करना, आध्यात्मिक का, ठीक है, ये लाइन। तो विवेकानंद में इतना काफी। अब यदि आपको कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम शिफ्ट होते हैं। ओके, हाँ काफी। देखिए एक्चुअली हमने वहां पर भी विवेकानंद को पढ़ लिया पहले। अब हम यहाँ पर दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें कुछ ऐड होनी होंगी तो ऐड हो जाएंगी, नहीं तो हम एक जगह ही पढ़ते हैं एक बार में, वहां शुरुआत में मैक्सिमम टाइम नहीं पढ़ाया जाता है। परंतु मैंने कहा कि आप लोग फर्स्ट टाइमर पढ़ रहे हैं, अभी आपने कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रखा है, तो इसलिए मैंने वहां पर आपको शुरुआत में भी कवर कराया था और यहाँ भी कवर किया था। यदि आप एंसेंट इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री और ये सब चीजें कवर करके आए होते तो मैक्सिमम चीजें आपको इसमें देखने को भी नहीं मिलती एथिक्स में। वो सब चीजें आप पहले से ही पढ़ लिए होते हैं, इसीलिए एथिक्स सबसे लास्ट में कई कोचिंगों में कराया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तब तक कवर हो जाती हैं। अब हमारा इसमें क्या नुकसान हुआ, लगभग हमको 5 से 6 एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी इस चक्कर में। परंतु कोई बात नहीं, उनको हम देख लेंगे। इतना तो फिर पढ़ाई कर ही रहे ना आप लोग भी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को तो सिलेबस आइडेंटिफाई करना है, किन चीजों को कहाँ पर मैनेज करना, कैसे पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। हम्म, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट पे आचार्य विनोबा भावे की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देन आफ्टर आचार्य विनोबा भावे से चाणक्य को मैंने बताया था, ये बताइए आपने, बताया था, नहीं बताया है? अलग अलग लोग, एक कह रहा बताया, एक ने कहा नहीं बताया, तो चाणक्य भी मुझे कराना पड़ेगा? मुझे याद नहीं आ रखा है। एक काम करता हूँ, पहले चाणक्य को ही कंप्लीट करा देता हूँ। चाणक्य, चाणक्य में क्या चीजें लिखनी है? तो चाणक्य एक तो लिखिए अखंड राष्ट्र के पक्षधर, अखंड राष्ट्र के पक्षधर थे। पहली बार अखंड भारत की संकल्पना चाणक्य ने ही दी थी, ठीक है। और नीति शास्त्र में चाणक्य को, नीति शास्त्र में चाणक्य, नीति शास्त्र में अर्थशास्त्र की पुस्तक है, उसमें राजनीति व नीति शास्त्र पर भारतीय ग्रंथ है। ये जो पुस्तक है ना, ये अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति व
नीति शास्त्र पर भारतीय ग्रंथ है। ये चीज तो आपको पता भी होगी, इसमें कई चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के हैं और कई चैप्टर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आपको मिल जाएंगे, और कई सेक्शन इसमें ऐसे भी हैं जिनमें हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी डिटेल में दिया गया है। तो अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति व विकास, राज्य की उत्पत्ति व विकास किस तरीके से हुई, राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति, और क्या यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। इसमें कौन सा दृष्टिकोण देखने को मिलता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण देखने मिलता है, और इसमें बताया गया राजा के गुण, राजा को किस तरीके का होना चाहिए, राजा के गुण बताए गए पुस्तक में। और क्या बताया गया? और विदेश नीति के बारे में चर्चा मिलती है, विदेश नीति। ये सब चीजें हमें अर्थशास्त्र देखने को मिलती है। बाकी चाणक्य भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ बोलते, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखवाऊं? शॉर्ट में लिखवाऊं, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनवा दूं, भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए चाणक्य ने क्या क्या विचार दिए, वैसे शॉर्ट में सही भी रहेगा, शॉर्ट में कहा है। बाकी इनके जो कोड वोट हैं, आप जब पढ़ेंगे ना लेसन में, तो उसमें देख लेना कि क्या चीज है। एक दूसरे तरीके का बनाता हूँ। देखिए, प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने के उपाय। फेमस डायलॉग आपको याद होगा कि जीप पर ये शहद को रख दिया जाए तो इस बात की कोई नियत समय या नियत कोई नियम नहीं कि व्यक्ति कब शहद का स्वाद ले सकता है, जीप कब शहद का स्वाद ले लेती है। उसी तरीके से कहा जाता है कि एक मछली यदि समुद्र में रहती है तो उसको ही नहीं, समुद्र में ये नहीं पता चलता कि मछली समुद्र से कब कितना पानी पी लेती है। तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, और कितना पिएगी या नहीं पिएगी। ये सब कोड वोड है, ये सब आप अपने उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखिए क्या होना चाहिए नियंत्रण के लिए, इन्होंने क्या सोचा है। तो ऑडिटिंग, ऑडिटिंग व निगरानी व्यवस्था, निगरानी व्यवस्था, ऑडिटिंग व निगरानी व्यवस्था, और क्या कठोर कठोर दंड की व्यवस्था। प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ को कम करना, प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ को कम करना। और इन्होंने एक उपाय सुझाया, और अन्य उपाय सुझाए, सार्वजनिक हितों को वरीयता, सार्वजनिक हितों को वरीयता, हितों को वरीयता,
ये हैं इनके मेन आइडिया, मेन विचार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के। कुछ आइडिया इस तरीके से इन्होंने विचार दिए। ठीक है, इतना तो ये चाणक्य पर हमारा हो गया। पीवाईक्यू आप लोग देखते रहिए, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू तो मैं कहता हूँ हर चैप्टर के बाद आप लोग कवर ही करिए लगभग। किस तरीके से करना है, तो पीवाईक्यू करने का सबसे अच्छा तरीका समझिए क्या। आज पीवाईक्यू पर बता दूं क्या, और आगे कोई थिंकर कंप्लीट कराऊं कि पीवाईक्यू पर? बोलिए, आप लोग बताइए क्या है आपका लग। अब कुछ लोग कह रहे थिंकर एक करा दीजिए, कुछ लोग कह रहे कि पीवाईक्यू, किसकी मानी जाए? एक काम करते हैं, थिंकर ही करा देता हूँ, पीवाईक्यू आप लोग बाद में देख, बता दूंगा किसी और दिन, ठीक है। विनोबा भावे को क्वेश्चन तो नहीं बना है, तो क्या ही कराएं उसको। इम्पोर्टेंट है बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल टाइम दे दिया जाए। मेरे हिसाब में इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को कवर करना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर पोटेंशियल है क्वेश्चन बनने का, न कि विनोबा भावे में वो पोटेंशियल है। या अब्दुल कलाम को कवर करा दें। पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। विनोबा भावे में आप लोग बना भी सकते, उसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जन्म जीवनी जीवन परिचय, कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्थान, जीवन परिचय में पढ़ना ही नहीं है, सीधे आ जाइए यहाँ पर सिद्धांत क्या है वो जान लीजिए। तो उनके सिद्धांत है मानवतावाद और सार्वभौमिकता। मानवतावाद और सार्वभौमिकता, मानवतावाद और सार्वभौमिकता, ये इनके विचार है। और वही आदर्शवाद को ये क्या, आदर्शवाद में क्या कहते हैं, मनुष्य को परम सत्य का एहसास होना चाहिए। मनुष्य को, मनुष्य को परम सत्य का एहसास होना चाहिए। मनुष्य को परम सत्य का एहसास होना चाहिए। और इनके प्रकृतिवाद पर जो विचार कुछ इस तरीके से, प्रकृतिवाद, बच्चों को जीवन, बच्चों के जीवन में स्कूल, बच्चों के जीवन में स्कूल के माहौल में, बच्चों के जीवन में स्कूल के माहौल, बच्चों के जीवन में स्कूल के माहौल को महान महत्व दिया, महत्व दिया। इनके अनुसार बच्चों के जीवन में स्कूल का माहौल जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, महान महत्व दिया, कहा कि बहुत महत्व है इसका। और इसीलिए उन्होंने गुरुकुल शिक्षा को श्रेष्ठ माना। इन्होंने कौन सी शिक्षा को श्रेष्ठ माना? गुरुकुल शिक्षा को श्रेष्ठ माना, गुरुकुल शिक्षा को श्रेष्ठ माना। और इन्होंने लगभग जितनी स्टूडेंट स्टूडेंट कह इंस्टीट्यूट डेवलप किए, हर जगह इन्होंने कोशिश की कि गुरुकुल शिक्षा जैसी चीजें होनी चाहिए। तो गुरुकुल शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली को श्रेष्ठ माना। जहाँ ये कहते हैं प्रकृति में बालकों की शिक्षा होनी चाहिए, नेचर के साथ होनी चाहिए,
बालकों की शिक्षा होनी चाहिए को श्रेष्ठ माना। गुरुकुल प्रणाली को श्रेष्ठ मानते हैं। उदाहरण भी लिख लीजिए, कोट जिसे कहते हैं, लिखिए कोट भाई, लिख लीजिए। खुश रहना बहुत आसान है लेकिन सरल बने रहना बहुत मुश्किल है। क्या? खुश रहना बहुत आसान है खुश रहना बहुत आसान है लेकिन सरल बने रहना सरल बने रहना लेकिन सरल बने रहना बहुत मुश्किल है। कोड बताइए और लिखवाते जाऊं। मेन चीज इनका कॉन्सेप्ट बस इतना ही सा, एक तो ये मानवतावादी है, जान लीजिए, आदर्शवादी भी है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य को परम सत्य का एहसास होना ही चाहिए। प्रकृतिवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि बालकों की शिक्षा प्रकृति में ही होनी चाहिए, और गुरुकुल शिक्षा के ये समर्थक है। बाकी बताइए, कोट और लिखवा दीजिए, कोट और लिखवा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उच्चतम शिक्षा वो है, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन के समस्त अस्तित्व बल्कि हमारे जीवन के समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव लाती है। क्या? उच्चतम शिक्षा वो नहीं है जो सिर्फ जानकारी देती, बल्कि हमारे जीवन के समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव लाती। ये है उच्चतम शिक्षा इनके अनुसार। और लिखवा दूं कोई? लिखिए, हमें महानता के करीब हम महानता के करीब तब नहीं होते हम महानता के करीब तब होते हैं जब विनम्रता के करीब होते हैं। जब विनम्रता के करीब होते हैं। दैट्स इट, कंप्लीट है। देखिए, कोट्स कितने भी लिखवा दूं, पेज आपके खूब भरवा दूं, मेन आइडिया उनका वही था, मानवतावादी हैं। क्वेश्चन बन जाए, किताब 3 से 4 और अच्छे से स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो मुझे बताइएगा। और फिलहाल में क्लास तो यहीं तक रखते हैं। आप बताइए, अब कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो बताइए मुझे। सर, इतनी क्लास करने के बाद भी आंसर नहीं लिख पाता हूँ। आंसर नहीं लिख पाते हैं आप? आपने कभी प्रयास किया, ये बताइए। एक काम कीजिए, एक दिन बैठ जाइए आप, आपको 30 मिनट लगेगा, 35 मिनट लगेगा, जो भी जितना भी एक क्वेश्चन लीजिए, और जो भी जितना भी आपको आता वही आप उस अपने आंसर में उतारिए। जब आप उसमें लिख देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा था, आपने कितना रिटेन किया। और यदि आपने बिना पढ़े आंसर लिखने जा रहे हैं तो फिर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। दूसरी चीज, वे स्टूडेंट बिल्कुल अलर्ट हो जाएं जो ये सोच रहे हैं कि जब पूरा हो जाएगा सिलेबस तब आंसर राइटिंग करेंगे, तो कभी वो टाइम नहीं आएगा कि जब आपको आइडियल कंडीशन मिल जाएगी अब आप आंसर लिखने के लिए योग्य हैं। ये फीलिंग कभी नहीं आने वाली, इसलिए अभी से लिखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे।
समझ रहे हैं ना? एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसकी नींव। पहले धीरे धीरे करके काम होता है, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के दीवार बनती, फिर दीवार के ऊपर छत पड़ती, धीरे धीरे काम होता है। सीढ़ी दर सीढ़ी इंसान ऊपर चढ़ता है, एकदम एक झटके में ऊपर नहीं जा सकता। कोई लिफ्ट नहीं है सफलता की ओर जाने वाली। सीढ़ियों के सारे इंसान को चढ़ना पड़ेगा ऊपर, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, आंसर नहीं लिख रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है भाई। क्या लगता है आपको आंसर राइटिंग का यदि कोई आप बैच ले, आप कह जो बता रहे हैं कि आंसर राइटिंग का बैच लेने से कोई लाभ हो? नहीं होगा। आंसर राइटिंग का बैच उनके लिए है जिन्होंने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है और बेसिक आंसर राइटिंग लिखना जानते हैं, आंसर लिखते हैं। अब आपकी कंडीशन में क्या आप आंसर ही नहीं लिख रहे हैं? फिर आप आंसर राइटिंग बैच ले भी लेंगे, उसमें आप चीजें देखेंगे पर वो आप खुद से करेंगे नहीं। खुद से करना इंपॉर्टेंट है। शायद ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी डिजास्टर यही है कि यहाँ पर टीचर आपको पुश नहीं कर पाता आंसर लिखवाने के लिए, या प्रेशर नहीं डाल पाता, या वो माहौल नहीं दे पाता, इसलिए ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा सही रहती है। बाकी और सब चीजों में ऑनलाइन सही है, ऑनलाइन उन लोगों के लिए बहुत सही रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अब ये मैं डाउट कल आपका लूंगा, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, और कोई इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, बताइए और कुछ हो तो। सर इसके अलावा अभी कितनी क्लासेस और चलेंगी? तो कितनी क्लासेस, क्या मान लीजिए अब एपीजे अब्दुल कलाम को कंप्लीट करा देंगे, आप पढ़ाना है। एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा आपका रह जाता है, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। अब्दुल कलाम के अलावा फिर आपको कोई नहीं रह जाता है, लोहिया वोहिया ये ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। ये सब चीजें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको अब्दुल कलाम क्लियर करा कर पढ़ा दूंगा, बस काम खत्म, इतना ही पढ़िए, बाकी ज्यादा चीजें इसमें लेने की जरूरत है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब्दुल कलाम रह गए, अब्दुल कलाम के बाद फिर हम नेक्स्ट सीधे शिफ्ट होंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, इतना काफी है आप लोगों के लिए। बाकी जो भी है पढ़ते रहिए। देखिए भाई, जिसने आंसर नहीं लिख रहा तो फिर वो अपने साथ कर रहा है धोखा। क्या लगता है कोई मेरे कंटेंट से आप आंसर लिख लोगे? आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपेयर करो तभी हो पाएगा काम, सीधी सी बात है। देख रहा हूँ कि इधर से नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हो आप लोग, या तो पढ़ नहीं रहे हो, और मैं क्या कंक्लूजन निकालूं इसका भाई? भाई पढ़िए, सीधी सी बात है। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और नहीं पढ़ रहा हो, आप नहीं तो कोई और सही। किसी ने आपसे ये तो कहा नहीं कि आप आइए प्रिपरेशन कीजिए, जबरदस्ती की होगी आप आके पढ़ना होगा आपको, बिना पढ़े आपका नहीं हो पाएगा आपका। अरे लाखों लोग हैं भाई। मैं इसीलिए कहता हूँ कुछ बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, बिल्कुल भी मत मानिएगा। कभी भी कोई टीचर मेंटोर यदि अपने स्टूडेंट को डांटता है तो कभी इसलिए नहीं डांटता है कि मेंटर डिमोटिवेट हो जाए, वो इसलिए डांटता है कि वो आपको पुश करना चाहता है कि आप मेहनत करें, आगे बढ़े, और भी चीजें हैं। तो भाई सीधी सी बात है, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टीचर क्या करेगा? टीचर आएगा, पढ़ा करके चला जाएगा, उसका काम खत्म हुआ, काम आपका स्टार्ट हो गया। टीचर 8 घंटे मेहनत नहीं करेगा, आप 12 घंटे में मेहनत कर लेंगे। समझ रहे? बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक, बाकी कोई डाउट होता तो डीएम की बताता, वहीं पर डाउट क्लियर होता है। जय हिंद, जय भारत।